आदमी ने बस सबके सामने मैजिकल पाथ की तकनीक का प्रदर्शन किया और उसने अपने कबीले के बुजुर्गों को वहीं चौंका दिया, क्योंकि मेरा जन्म ही एक अद्वितीय पवित्र शरीर के साथ हुआ था। और एक बार जब इस तरह के शरीर का अभ्यास किया जाता है जो इसके बिल्कुल विपरीत हो, तो डीमोनिक आर्ट्स का अभ्यास करते ही शरीर तुरंत फट सकता है और मृत्यु हो सकती है। वॉटेक्स का असल में मेरे पिछले जन्म का अभ्यास था। S.com मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रसिद्ध पहले हेवनली डीमन थे। उस समय मुझे अकेले में मारने के लिए मध्य मैदान की रक्तपात करने के लिए 9 बड़े संप्रदायों के सभी विशिष्ट विशेषज्ञ बाहर निकल आए थे। लेकिन मेरे उस युद्ध कौशल का सामना करते हुए, जिसे दुनिया का नंबर 1 माना जाता था, मिंठिना, तो प्रत्येक संप्रदाय के प्रमुख भी वहीं खून से लथपथ हो गए। अभी उस व्यक्ति का सामना करते हुए जो हुआशान का नंबर 1 व्यक्ति है, मैं जानता हूं कि मैं यहां हार नहीं मान सकता। इसलिए मैंने अपना हाथ उठाया और डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक का प्रदर्शन किया। 5वां रूप, ब्लैक ड्रैगन डीमन स्लेयर, मेरे इस वार ने सीधे तौर पर काट दिया सामने वाले की लगभग आधी युद्ध शक्ति को। लेकिन इन तथाकथित नेक संप्रदायों के लगातार हमलों के बीच अंततः मैं कई हाथों का मुकाबला अकेले नहीं कर सका। अपनी शुद्ध तलवार की ऊर्जा के लिए मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रसिद्ध ननगोंग परिवार वास्तव में पीठ पीछे वार करने वाले कायर निकले। इस क्षण मुझे अपनी इंद्रिया वॉटेक्सकेन्स.com महसूस हुई। वॉटेक्सकेन्स.com धीरे धीरे धुंधली और फिर स्पष्ट होने लगी। मुझे एहसास हुआ कि शायद यह मृत्यु से पहले की यादों का झोंका है, लेकिन मेरे आधे जीवन का जुनून अभी भी बना हुआ था, जो मुझे लगातार मारने के लिए प्रेरित कर रहा था। और जब मैं पूरी तरह से होश में आया, तो 9 बड़े संप्रदाय पहले ही मेरी तलवार से मर चुके थे। मैंने अपने थके हुए शरीर को धीरे से उठाया। इस पल में आखिरकार मुझे असली यादों का झोंका मिला। मुझे अपने बचपन के साथियों के साथ खेलने और मस्ती करने के दिन याद आए, और मेरे उस आदरणीय गुरु की भी याद आई। मेरी मार्शल आर्ट्स की यात्रा इसी क्षण से शुरू हुई थी। जब से मेरे गुरु का निधन हुआ, मैं भटकते हुए जीवन जीने लगा। हालांकि मैंने इस कारण से डीमन सेक्ट को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। मैंने 9 बड़े संप्रदायों से अपना बदला लेने का सिलसिला कभी नहीं रोका। लेकिन इस अर्थहीन हत्या ने भी मेरे जीवन को लगातार भर दिया था, जब तक कि मैं उस लड़की से नहीं मिला जिसने मुझे बचपन में दीवाना बना दिया था। लियन हुआ। वह बाजार में फूल बेचने वाली एक सुंदर लड़की थी। जब मैंने अपने प्रियजनों को खो दिया और पतन के गर्त में गिर गया, तब वह और उसके छोटे भाई बहन थे जिन्होंने मुझे फिर से जीने की ताकत दी। लेकिन इस सुखद जीवन ने बहुत लंबे समय तक साथ नहीं दिया। 9 बड़े संप्रदायों ने कुछ ही समय में सफलतापूर्वक मेरा पीछा कर लिया और मुझे ढूंढ लिया। जब मुझे अंततः लियन हुआ और अन्य लोग मिले, तो वे पहले से ही अपनी जीवंतता खो चुके थे। स्वाभाविक रूप से मैंने फिर से खो दिया भविष्य के प्रति सुंदर आशाओं को। भले ही अब मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं और अपना बदला लेने में सफल हो जाऊं, मैं केवल उगते हुए सूरज को देख पाऊंगा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर दूंगा। और जब मैं दोबारा जागा, तो मुझे शोर सुनाई दिया। सामने का दृश्य देखकर मेरा शरीर ठिठक गया। नर्क का नजारा भी इंसानी दुनिया से बहुत अलग नहीं है। फिर मैंने पास में 2 छोटे बच्चों को देखा, और मैं और भी अधिक स्तब्ध रह गया, क्योंकि वे बिल्कुल लियनहुआ के छोटे भाई बहन जैसे दिखते थे। जब मैं भ्रमित था, तभी एक आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। उसने हुआ वुजीन को यनहुओ परिवार की सभी गुप्त तकनीकों को दांव पर लगाने के लिए कहा, और फिर उसी के साथ सार्वजनिक मुकाबले के लिए शर्त लगाई। जीतने वाला इन सभी चीजों को जीत जाएगा। मैंने थोड़े भ्रम के साथ पूछा कि उसके द्वारा कहा गया हुआ वुजीन आखिर कौन है। WUX ट्यूसडे। मैंने उसे कहा कि वह गलत व्यक्ति को न पहचाने। मैं वर्तमान का हेवनली डीमन झेंगतियान हूं। सामने वाला बस हंस पड़ा। जो भी हो, तुम्हें इस बात को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह योद्धाओं के बीच का वादा है। दोनों छोटे बच्चे इस समय बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही मामले को तय कर चुका था। आपको पता होना चाहिए कि यह आदमी, जिसने अभी तक ठीक से एक बार भी तलवार नहीं चलाई है। यह सुनकर मैं पहले तो ठिठक गया। फिर मैंने धीरे से अपने दोनों हाथ अपने डैंशन स्थान पर रखे। ये 2 छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हेवनली डीमन झेंगतियान तलवार चलाना भी नहीं जानता।
वास्तव में यह एक बहुत ही दिलचस्प मजाक है, लेकिन जल्द ही मुझे एक गंभीर बात का पता चला। वोट ऐसा लगता है कि इस समय मैं वास्तव में वह नहीं हूं जिसे मैं जानता था, और क्योंकि मूल शरीर को रुक रुक कर होने वाले पागलपन का रोग था, जिसके कारण मैं उसकी कुछ पुरानी यादों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने पिछले जन्म की थोड़ी याद करने की कोशिश की। उस समय मैंने वास्तव में ननगोंग परिवार के प्रमुख का सिर काट दिया था, और पिछले क्षण जब मेरा दिल चीर दिया गया था, उस सांस न ले पाने के एहसास को मैं आज भी अच्छी तरह याद करता हूं। लियन हुआ और दूसरों से बदला लेने के बाद मुझे संतोष के साथ अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी, और अगर भगवान मुझे सजा देने के लिए मुझे नर्क में गिरा देते तो वह सही होता। लेकिन अब मैं इस तरह के बेकार शरीर में कैसे आ गया? और इस लड़के के छोटे भाई बहन भी आशी और येंगएर के बहुत समान दिखते हैं। तभी एक नौकर के वेश में एक युवक तेजी से मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। मैंने ठंडी आवाज में उससे पूछा, आखिर तुम मेरे क्या लगते हो? मेरे इस हाल को देखकर उसने सोचा कि शायद मेरा पागलपन का दौरा फिर से पड़ रहा है। फिर उसने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि वह मेरा बचपन का निजी सेवक मासू है, और मैं यनहो परिवार का वर्तमान सबसे युवा मुखिया हूं। कभी अपने असाधारण मार्शल आर्ट कौशल और समझ के कारण उसे अनगिनत नेक संप्रदायों का समर्थन प्राप्त था। अगर गणना की जाए तो यह उसकी एक 54796857891वीं बार है कि उसने गंभीरता से मुझे अपनी पहचान बताई है। और मेरा पागलपन का रोग वास्तव में बाद में हुआ था। यह 17 साल पहले की बात है। उस समय मैं केवल 6 साल का था, जब घर के बड़े लोग मौजूद नहीं थे। तब मैंने किंगयू व्यापार समूह के छोटे राजकुमार किंग दाओफू के साथ एक मुकाबला किया था। मुकाबले के नियम थे कि दोनों पक्ष अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे। तभी जब मुकाबला अनिर्णायक मोड़ पर था, किंग दाओफू ने नियमों का उल्लंघन करते हुए चुपके से 7 इंजरी फिस्ट का उपयोग किया। यह कोंगटोंग संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक है। यदि बिना तैयारी के एक मुक्का भी लग जाए तो यह शरीर की नींव को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद मैं इसी कारण से पागलपन के रोग से ग्रस्त हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि तो यही कारण है कि इस शरीर को पागल समझा जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे जिस बात पर गुस्सा आ रहा है वह किंग दाओफू नामक वह आदमी है। उसने न केवल मुझे एक नष्ट हुए प्रतिभाशाली योद्धा में बदल दिया जिसका डेंटियन खत्म हो गया था, बल्कि अब वह बेशर्मी से मुकाबले के लिए चुनौती देने आया है। लेकिन यह सब मूल मालिक के परिवार के कर्मों का फल है। उस घटना के बाद मूल मालिक के पिता ने बहुत गुस्सा नहीं किया, यह न देखते हुए कि किंग दाओफू पिता के दूर के भतीजे थे। वास्तव में किंग दाओफू मध्य मैदान के कुछ गिनचने किंगहो व्यापार समूह के उत्तराधिकारी थे। इसलिए उस समय पिता ने केवल उसे कड़ी फटकार लगाने का विकल्प चुना। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं उतना गुस्सा नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। शायद मूल मालिक के अवचेतन में वह अभी भी एक काफी अच्छे पिता थे, क्योंकि बाद के समय में पिता ने भारी कर्ज लेना भी स्वीकार किया ताकि मूल मालिक के लिए डॉक्टर और इलाज ढूंढ सके, जब तक कि 9 साल पहले मूल मालिक की मां की पुरानी बीमारी के कारण मृत्यु नहीं हो गई। और फिर 3 साल पहले कर्ज के बोझ तले दबकर पूर्व मुखिया ने भी अंततः दुख के कारण दम तोड़ दिया। भले ही मूल मालिक का पागलपन का रोग पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अंततः वह स्वाभाविक रूप से मुखिया का पद संभालने लगा। यनहो परिवार की प्रतिष्ठा भी उसी समय से केवल नाम की रह गई थी। अब केवल बचा है मूल मालिक के इलाज के लिए भारी कर्ज और 2 पारिवारिक सेवक और उनके अधीन 10 से अधिक योद्धा। इसके अलावा दुनिया में एकमात्र 2 रिश्तेदार, छोटे राजकुमार हुआ दाओझेन और बेटी हुआ सुयान है। लेकिन बचपन में माता पिता को खोने के कारण और कबीले की कुछ बातों के प्रभाव के कारण हुआ सुयान अपने बड़े भाई यानी मुझसे बहुत संतुष्ट नहीं लगती है। फिर मैं परिवार के अध्ययन कक्ष में आया और आखिरकार वर्तमान समय की स्थिति को समझ सका। पिछले जन्म में मैं शिन्मो हुतियान नामक काल में रहता था। उस समय 9 बड़े संप्रदायों के साथ एक बड़े युद्ध के बाद वास्तव में मेरी मृत्यु हो गई थी, और अब तक 30 साल बीत चुके हैं। और इस समय मैं शायद एक कुलीन परिवार के ज्येष्ठ पुत्र का शरीर। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वे लोग जो खुद को नेक संप्रदाय कहते हैं, उन्हें मैं पहले ही पूरी तरह से खत्म कर चुका हूं।
पिछले जन्म में मैंने कोई मोह या पछतावा नहीं छोड़ा था, लेकिन चूंकि भगवान ने मुझे तुरंत नर्क में नहीं भेजा है, तो मैं इस बिना डेंटियन वाले शरीर के साथ एक और जीवन जीऊंगा। सबसे पहले जो तैयारी करनी है वह है अगले महीने की 5 तारीख को किंग दाओफू के साथ मुकाबला। इसलिए उससे पहले मुझे हर हाल में इस शरीर को फिर से मार्शल आर्ट्स के योग्य बनाना होगा। इससे मुझे पिछले जन्म में पहली बार मार्शल आर्ट्स सीखने के दृश्य की याद आ गई। मुझे याद है कि उस समय केवल सामान्य सांस लेना भी मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन था, लेकिन इस समय मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। क्या यह इसलिए है क्योंकि मूल मालिक में जन्मजात उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभा थी? तो यह एक बहुत ही भाग्यशाली बात है, क्योंकि अभी तो ऊर्जा क्यूआई को महसूस करने की प्रक्रिया की भी आवश्यकता नहीं है। बस आंखें बंद करके मार्ग ताओ का ध्यान करना ही काफी है। 2.5 घंटे के बाद कुछ हलचल सुनकर पारिवारिक सेवक एक एक करके मेरे कमरे में आए, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कोई समस्या नहीं आई है, बल्कि मेरी नाड़ी पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। जल्द ही मैं बेहोशी से जाग गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अचानक क्यों बेहोश हो गया। तो क्या मेरा शरीर क्या कोई बहुत विशेष शरीर है? कुलों के बुजुर्ग झाओ हुआनफेंग ने यह सुनकर धीरे से सिर हिलाया। जब मैं 1 महीने का था, तब पूर्व परिवार प्रमुख ने मेरे शरीर की जांच के लिए एक शाओलिन भिक्षु को बुलाया था। उसे याद है कि उसने उस समय इसे स्वर्गीय मार्शल राइटियस बॉडी कहा था। वह नियति है कि उसे सही रास्ते पर चलना चाहिए, और यह 100 साल में एक बार मिलने वाली वीरतापूर्ण शरीर की बनावट है। मुझे तुरंत समझ में आ गया। यह वास्तव में बहुत बुरा महसूस कराता है, क्योंकि यह राक्षसी कलाओं के बिल्कुल विपरीत शरीर माना जा सकता है। एक शरीर जिसमें जन्मजात नेक ऊर्जा होती है। यदि राक्षसी कलाओं का अभ्यास करने का प्रयास किया जाए, तो उसके बाद शरीर को अत्यधिक दर्द सहना पड़ेगा, यहां तक कि शरीर फटकर मर भी सकता है। लेकिन इस दुनिया में जन्मजात मार्शल शरीर कितने ही क्यों न हो। जहां स्वर्गीय मार्शल शरीर है, वहीं स्वर्गीय श्राप और स्वर्गीय दुष्ट शरीर भी है। कम से कम 1000 हाथों वाला मार्शल शरीर तो है ही, लेकिन किस्मत से मुझे वही मिला जो मेरे पिछले जन्म की कलाओं के बिल्कुल विपरीत था, स्वर्गीय मार्शल राइटियस बॉडी। समय बहुत जल्दी 3 दिन बाद आ गया। मैंने अपने नौकर मासू से कुछ तेज तलवारें लाने को कहा। मासू ने यह सुनकर मुश्किल चेहरा बनाया। अभी तो कुलों के लिए खाना भी एक समस्या बन गया है। वे तलवारें खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे बिल्कुल नहीं निकाल सकते, और ऊपर से वे अभी फांगहू गैंग नामक एक दुष्ट गुट से कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं। और समय बीतने के साथ अब कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है। यह सुनकर मैंने मासू से कहा कि वह कुछ अच्छी बातें सोचे। वैसे भी भारी कर्ज पहले ही लिया जा चुका है, तो थोड़ा और कर्ज लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर बाद मैं फांगहू गैंग के ठिकाने पर पहुंच गया। मैंने वहां के गार्ड से कहा कि वह जल्दी से उनके गैंग लीडर तक मेरा संदेश पहुंचाए कि यानहुओ कुल के प्रमुख हुआ वुजिन मिलना चाहते हैं। मेरे आने का कारण जानने के बाद उपगैंग लीडर मा चोंगफू ने मुझे विचारमग्न होकर देखा। फिर उसने मुझे जल्द से जल्द उसके पीछे चलने को कहा, ताकि मैं गैंग लीडर से मिल सकूं। जब हम एक टूटे हुए पुल से गुजर रहे थे, मासू ने चिंता भरे चेहरे के साथ मुझे सलाह दी कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। सुना है कि यहाँ के योद्धा सभी प्रशिक्षित हैं। ब्लैक हैंड, ड्यूअल, स्वर्गीय मार्शल, स्वर्गीय श्राप, नौयन, लिंगबो, उत्तरी अंधकार, ड्रैगन गिरना और हत्या की कलाओं के दिग्गज हैं। इसलिए आमतौर पर कुल के बुजुर्ग यहाँ पैसा उधार लेने आते हैं। यह मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उसी समय सामने खड़े कुछ लोग अचानक रुक गए। उपगैंग लीडर मा चोंगफू ने मुड़कर धीरे से कहा, लगता है कि एक नौकर की समझदारी होना बेहतर है। अगर ऐसा है तो पहले यानहुओ कुल के प्रमुख को अधमरा कर दो। इन वर्षों में बकाया ब्याज का भुगतान न कर पाना तो एक बात है, लेकिन अब तक मूलधन भी वापस नहीं किया गया है। इसलिए वह मेरे माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे उनकी हड्डियों को चूस लिया गया हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे माता पिता हैं ही नहीं। लेकिन बोलने के बाद मुझे पछतावा हुआ। अभी मैंने खुद को अपने पिछले जन्म के झेंग तियान जैसा समझ लिया था। माँ चोंगफू ने और कुछ नहीं कहा और अपने आओ को इशारा किया। अगले ही पल मेरे कोट पर एक बड़ा हाथ दिखाई दिया। उसने बिना किसी लिहाज के मुझे खींच लिया
और फिर हवा में इधर उधर घुमाने लगा। लेकिन देखते ही देखते मैंने उसे दर्द से शरीर पकड़े जमीन पर लेटा हुआ देखा। मैंने अपनी हथेली को देखते हुए एक योजना बनाई। इस शरीर के साथ सीधे टकराव करने के बजाय इस तरीके का उपयोग करना बेहतर होगा। तभी एक अन्य गार्ड ने अचानक अपनी तलवार निकाली और मेरी ओर तेजी से झपटा। मैंने इसे देखते ही अपने पैर हल्के से दबाए और वार से बचने के लिए झुक गया। और जैसे ही उसका संतुलन बिगड़ा, मैं तुरंत घूमकर उसके पीछे पहुंच गया। फिर मैंने अपनी कोहनी को शरीर से सटाकर गति का उपयोग किया और सीधे उसके पेट पर जोर से प्रहार किया। दोनों गार्ड लगभग एक ही समय में बदहाल होकर जमीन पर गिर पड़े। मासू यह सब देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैंने ये मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखे? मैंने उसे बताया कि वास्तव में यह कोई मार्शल आर्ट नहीं है, बस खतरनाक गलियों में जीवित रहने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ तरीके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, माँ चोंगफू ने अचानक मेरी ओर एक तांबे का सिक्का फेंका। मैंने बगल में हटकर उसे बचा लिया। फिर मैंने ठंडे स्वर में कहा कि मैं बस गैंग लीडर से मिलना चाहता हूं। माँ चोंगफू ने मुझे और सपने देखने से मना किया, मेरे उन माता पिता के दम पर जिनका कोई भरोसा नहीं है। अगर समझदार हो तो पहले इन वर्षों का सारा ब्याज चुका दो। यह कहते हुए उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसकी चमक सीधे मेरे चेहरे की ओर बढ़ी। मैंने तुरंत अपने हाथ से चॉपस्टिक के सिरे से तलवार को पकड़ लिया। मासू ने कहा कि घर में कोई तलवार नहीं बची है, इसलिए मैंने कुछ ऐसा ढूंढा जो उसकी जगह ले सके। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना काम आएगा। हालांकि इस सिद्धांत के अनुसार कि हथियार जितना लंबा होगा उतना ही मजबूत होगा, लेकिन वास्तव में माँ चोंगफू धीरे धीरे लड़ाई में पिछड़ने लगा। इसलिए मैंने इस मौके का फायदा उठाकर चॉपस्टिक के सिरे को जोर से उसकी कलाई में घुसा दिया। माँ चोंगफू को दर्द हुआ और वह बहुत डर गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैंने वास्तव में चॉपस्टिक का उपयोग करके उसकी तलवार को आसानी से रोक लिया। और एक पल में उसने पहचान लिया कि उसकी तलवारबाजी में क्या कमी थी। लेकिन अगर मैं इसी तरह चॉपस्टिक का उपयोग करता और उसे कम आंकता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मार देता। लेकिन इसके बाद उसे शरीर पर कई घाव मिले, जिससे माँ चोंगफू का आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो गया। उसने महसूस कर लिया था कि जब मैं चॉपस्टिक का उपयोग कर रहा था तो मैंने चुपके से आंतरिक शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन क्या मैं वह प्रसिद्ध यानहो कुल का बेकार बड़ा बेटा हुआ? इतनी कम अवधि में यह स्तर कैसे प्राप्त कर लिया? मैंने उसकी आंखों में डर देखा और समझ गया कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। इसलिए मैंने धीरे से कहा कि मैं बस थोड़ा उत्सुक था। सुना है कि कुल पर कुछ कर्ज है, इसलिए मैं बस यह जानने के लिए उत्सुक था कि वे किस तरह के लोग हैं। लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हारी इन मामूली कलाओं के दम पर तुम यानहो कुल से जबरन वसूली करने की हिम्मत कर रहे हो। जब मैं बात कर रहा था, माँ चोंगफू ने अचानक उछलकर अपनी विशेष मार्शल कला का प्रदर्शन किया। ब्लैक हैंड, ड्यूअल, स्वर्गीय मार्शल, स्वर्गीय श्राप, नौयन, लिंगबो, उत्तरी अंधकार, ड्रैगन गिरना और हत्या की कला। उसके पूरे शरीर को एक काली ऊर्जा ने घेर लिया था, लेकिन उसके पूरे वार को भी मैंने चॉपस्टिक के सिरे से आसानी से रोक दिया। यह देखकर माँ चोंगफू दंग रह गया। यानहो कुल का बड़ा बेटा इतनी भयानक शक्ति रखता है, तो फिर अब तक वह मूर्ख होने का नाटक क्यों कर रहा था? मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं मेरी प्रशंसा बहुत सुन चुका हूं। इसके बजाय मैं चाहूंगा कि तुम कुछ ऐसा जवाब दो जो मेरी जान बचाने में मदद करे। मुझे उम्मीद है कि फांगहू गैंग हमारे यानहो कुल को थोड़ा पैसा उधार दे पाएगा। यह सुनकर माँ चोंगफू समझ गया कि मेरा इरादा इतना सरल नहीं है। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद वह मुझे गैंग के सभा कक्ष में ले गया। मैंने सीधे मुख्य बात की। मेरी समझ में दुष्ट गुट वे लोग होते हैं जो नुकसान भी नहीं उठाना चाहते, तो फिर अभी वे इतने दयालु होकर कुल की मदद क्यों कर रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है कि आपके कुछ अन्य इरादे भी होंगे। माँ चोंगफू शुरू में इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था और कहा कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन मेरी डरावनी नजरों को देखकर माँ चोंगफू ने सब कुछ सच सच बता दिया। यह सब वास्तव में किंगहो व्यापारिक समूह द्वारा पर्दे के पीछे से करवाया जा रहा था। मैंने सिर हिलाया और माँ चोंगफू को जारी रखने को कहा।
पता चला कि फांगहो गैंग ने किंगहो व्यापारिक समूह के साथ एक गुप्त समझौता किया था। शर्त यह थी कि फांगहो गैंग यानहो कुल को जितनी भी धनराशि चाहिए उसे उधार देने के लिए सहमत होगा और ब्याज इतना अधिक होगा जितना वे चाहें, ताकि वे वित्तीय रूप से यानहो कुल को पूरी तरह बर्बाद कर सकें। जब वह दिन आएगा तो किंगहो समूह अपना वादा पूरा करेगा और वह जमीन तथा एक बहुत ही संतोषजनक पुरस्कार फांगहो गैंग के नाम कर देगा। और यह ब्याज कुछ ऐसा है कि यदि एक बार में 50 सोने के बिस्कुट उधार लिए जाते हैं तो 1 साल बाद वे 500 सोने के बिस्कुट बन जाएंगे। यह सुनकर मैंने अपनी बात बदल दी। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आपके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति होगी। तो उनका ठिकाना कहाँ है? मां चोंगफू ने धीरे से कहा। वे दुष्ट गुटों के गठबंधन में से एक शेवुतियान शाखा शाओशापाइड हैं। कुछ समय बाद मैं उधार लिए गए सोने के बिस्कुट लेकर वापस कुल में लौट आया। जब कुलों के बुजुर्गों ने मेरे शरीर पर खून के निशान देखे तो वे दंग रह गए। कुल के प्रमुख के रूप में मुझे इस तरह जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने हाथ हिलाकर बताया कि यह मेरा खून नहीं है और चूंकि मैं कुल का प्रमुख हूं, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं यानहो कुल के लोगों को पेट भरकर खाना और पीना सुनिश्चित करूं। इसके बाद मैं फिर से पारिवारिक मंदिर में पहुंचा। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों मैं अनजाने में यहां आ गया और मेरा कोई माता पिता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। कुल मिलाकर पैसों की समस्या मैंने लगभग सुलझा ली है। आगे चलकर चाहे छोटे भाई बहन हो या कुलीन योद्धा, मैं सबका ख्याल रखूंगा। तुम स्वर्ग में शांति से सो जाओ। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कुछ दिनों बाद मैं किंग दाओफू नाम के एक व्यक्ति के साथ कुलीन परिवारों से संबंधित एक गुप्त तकनीक की प्रतियोगिता करूंगा। लेकिन तुम लोग ज्यादा चिंता मत करना, मैं खुद उस आदमी की गर्दन मरोड़ दूंगा। देखते ही देखते अगला दिन आ गया। मेरे द्वारा मंगवाई गई 3 तलवारें भी आखिरकार इसी समय सफलतापूर्वक तैयार हो गई। अगर ऐसा है तो पहले 50 जिन के वजन से तालमेल बिठाना शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। भले ही यह प्रवेश का न्यूनतम मानक 50 जिन हो, लेकिन मूल स्वामी के इस शरीर के लिए यह अभी भी थोड़ा भारी है। इसे उठाने के लिए मुझे दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ रहा है। इससे मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। इसलिए मैंने तुरंत मासू को रसोई में जाकर व्यवस्था करने के लिए कहा, यह कहकर कि भविष्य में मेरा भोजन मुख्य रूप से मांसाहारी होना चाहिए, अन्यथा इस शरीर को मजबूत बनाने में पता नहीं कितना लंबा समय लग जाएगा। यह ध्यान रहे कि तय प्रतियोगिता में अब 15 दिन से भी कम समय बचा है और वर्तमान में मेरा यह शरीर एक दुर्लभ स्वर्गीय मार्शल आर्ट्स शरीर है, जो मेरे पिछले जीवन की आसुरी शक्तियों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए इस समय अंतिम विकल्प के रूप में केवल मेरे गुरु के मित्र द्वारा मुझे सिखाई गई डुगु 9 तलवारों की तकनीक बची है। यही अभी तक एकमात्र रास्ता है जो मैं सोच सकता हूं। उसी समय दूसरी ओर व्यापारी समूह के मुख्य परिवार में किंग दाओफू को खबर मिली कि यानहुओ परिवार ने फांगहो बैंक के लोगों की अच्छी खबर ली है और इस बार की कार्रवाई स्वयं उस युवा परिवार प्रमुख द्वारा की गई थी। यह सुनकर किंग दाओफू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब समय आ गया है कि हम अपने इस हुआ परिवार प्रमुख के लिए 3 शानदार उपहार तैयार करें। यहाँ मैं डुगु 9 तलवारों की तकनीक का अभ्यास करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले पहला रूप है अग्रगामी कदम, लीडिंग स्टेप। किसी भी समय और स्थान पर तलवार को आगे रखना आवश्यक है। भले ही ताइशान पर्वत सामने आ जाए, वह मुझे रोक नहीं पाएगा। दूसरा रूप शस्त्र तोड़ने वाला, वेपन ब्रेकर है। चाहे दुश्मन के पास कोई भी हथियार हो, मैं आत्मविश्वास बनाए रखूंगा और अंततः उसे परास्त कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे रूप तक पहुंचा, मेरे शरीर में थोड़ी कठिनाई महसूस होने लगी। मैं बस दांत पीसकर इसे सहन करने की कोशिश कर सकता था। मैं शांत होकर अपने पिछले जीवन के कुछ गहरे ज्ञान को याद करने लगा। भले ही दुश्मन की शक्ति आसमान छूती हो, इस तलवार के सामने वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यह डुगु 9 तलवारों की तीसरी तकनीक, शक्ति तोड़ने वाला, पावर ब्रेकर है। इसके लिए वास्तविक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि इसके गहरे अर्थ को बेहतर ढंग से समझा जा सके। सबसे पहले हाथ में लंबी तलवार लेकर मेरी ओर आने वाली लोहे की गेंद को एक झटके में तोड़ना होगा।
और सभी हरकतें पलक झपकते ही पूरी होनी चाहिए। इसके बाद जो सामना करना होगा वह है सिर के ऊपर लटकती ये बांस की छड़ें। आप इन्हें दुश्मन के हथियारों के रूप में मान सकते हैं और मुझे इन बांस की छड़ों को बीच से 2 हिस्सों में काटना है। दुनिया की कोई भी मार्शल आर्ट इस तलवार के सामने टिक नहीं सकती। यही चौथा रूप युद्ध कौशल तोड़ने वाला मार्शल आर्ट्स ब्रेकर है। कुल मिलाकर डुगु 9 तलवारों के पहले 4 रूप अभ्यास करने वाले में पूर्ण आत्मविश्वास पैदा करते हैं। जटिल मार्शल आर्ट्स अंततः एक दूसरे को संतुलित करने के नियम से नहीं बच सकते। इसलिए तलवार के ये रूप शुद्ध इच्छाशक्ति का उपयोग करके उन्हें तोड़ देते हैं और डुगु 9 तलवारें इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके बाद 5वां रूप भीड़ का संहारक क्राउड किलर आता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक के विरुद्ध कई से लड़ने का एक शक्तिशाली हमला है। जहां मेरी तलवार इशारा करती है वहां सब झुककर सम्मान करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो चींटियों की सेना एक हाथी को नहीं हरा सकती। पूर्ण शक्ति के सामने संख्या केवल साहस बढ़ाने का एक साधन है। अगला छठा रूप जल चंद्रमा को काटने वाली तलवार है। यहां तक कि पानी में दिखने वाले काल्पनिक चंद्रमा को भी एक तलवार से काटा जा सकता है। 7वां रूप धरती को विभाजित करने वाली तलवार तुरंत आता है। भले ही यह धरती सब कुछ पालती हो, मेरी तलवार के नीचे यह भी फट जाएगी। चूंकि यह आसानी से धरती को चीर सकती है, इसका मतलब है कि यह तलवार अब आकार की मोहताज नहीं है। इसके बाद 8वां रूप आकाश तोड़ने वाला हेवन ब्रेकर है, जिसे दुनिया मनुष्य और आकाश के बीच का संबंध मानती है। लेकिन यह आकाश भी मेरी तलवार के नीचे टूट सकता है यदि डुगु 9 तलवारों के पहले 8 रूपों को पूरी तरह से सीख लिया जाए और तलवारबाजी पूर्ण निपुणता पर पहुंच जाए, तो उसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तलवारबाजी का महान गुरु कहा जा सकता है। और अंतिम 9वां रूप शस्त्र त्यागना वेपन अबैंडनमेंट। कुल मिलाकर इसे एक शब्द में कहा जा सकता है भूल जाना। उस समय मुझे यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरी डुगु 9 तलवारों की तकनीक देखने में किसी साधारण और अधूरी तलवारबाजी जैसी लगती थी। यहां तक कि इसके मंत्र भी मुझे बहुत अजीब लग रहे थे। अंतिम रूप का गहरा अर्थ तो और भी ऐसा लगता था जैसे किसी को बेवकूफ बनाया जा रहा हो। यह कहना कि आकाश और धरती को काटना है और साथ ही स्वयं को और तलवार को भी काट देना है। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कहानी सुनाने वाला खुद को कूल दिखाने के लिए मनगढ़ंत तलवारबाजी बता रहा हो। लेकिन मेरे गुरु ने जो स्पष्टीकरण दिया वह बहुत सरल था। उन्होंने कहा कि उनके इस मित्र की शक्ति मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एकमात्र ऐसी शक्ति थी जो उनके बराबर थी, और डुगु 9 तलवारें जो परखती हैं वह हमारी सामान्य आंतरिक शक्ति इंटरनल पावर नहीं है, बल्कि एक अलग प्रकार की गतिशील शक्ति डायनामिक पावर है। पिछले जीवन में जब मैंने पूरी तरह से डुगु 9 तलवारों पर महारत हासिल कर ली, तब जाकर मेरी सोच पूरी तरह बदल गई, क्योंकि यह तलवारबाजी तकनीक अविश्वसनीय रूप से अद्भुत है। यदि अभ्यास करने वाला इस तरह से 1000 बार तलवार चलाता है तो शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। 10 लाख बार अभ्यास करने तक शरीर के भीतर तलवार की शक्ति समाने लगती है, और जैसे ही इसे 10 लाख बार पूरा किया जाता है तो व्यक्ति वास्तव में दुनिया में अजय बन सकता है। कुछ ही देर में मेरे विचार वापस वास्तविकता में आ गए। यह सच में मेरे लिए अप्रत्याशित था। मूल स्वामी का शरीर बहुत कमजोर था। केवल डुगु 9 तलवारों का एक पूरा सेट अभ्यास करने मात्र से वह व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता था। इसलिए 10 लाख बार की तो बात ही छोड़ दें, अगर दिन में 10 बार अभ्यास हो जाए तो भी यह प्रगति मानी जाएगी। फिर मैंने रात के खाने को देखते हुए मासू को फिर से निर्देश दिया। शायद मैंने पहले ठीक से नहीं बताया था। कल से सारा मांस, मुख्य रूप से बीफ होना चाहिए, क्योंकि बीफ सुअर के मांस की तुलना में मांसपेशियों को बढ़ाने में अधिक सहायक है। और किंग दाओफू के साथ मुकाबले से पहले मेरे तीनों समय के भोजन में केवल मांस होना चाहिए। मासू की आंखों में मेरे लिए जो भाव थे वे धीरे धीरे संदेह में बदल गए। मैं स्वाभाविक रूप से इसे समझ सकता था। आखिरकार एक व्यक्ति जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा और जो हर दिन बस मरने का इंतजार कर रहा था, वह अचानक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने और परिवार को पुनर्जीवित करने की बात कर रहा है। दूसरों की नजर में यह किसी प्रेतवाधित होने जैसा था, और ऊपर से मैंने मासू के सामने खुद प्रदर्शन भी कर दिया था। कैसे मैंने केवल एक चॉपस्टिक से फांगहू बैंक के उन लोगों को सबक सिखाया था
यह सोचकर मैंने उसे कुछ बातें बताने की कोशिश की कि मेरी असली पहचान वास्तव में स्वर्गीय डेमन किंग है। मासू ने तुरंत मेरा शब्द काटते हुए हाथ उठा दिया। इस तरह की बातें वह मुझसे पहले भी कई बार सुन चुका है। यदि संभव हो तो वह चाहता है कि मैं फिर से वैसा न बनूं जैसा पहले था, जो पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गया हो और फिर एक दिन चुपचाप गायब हो जाए, क्योंकि उसे डर है कि मैं यानहुओ परिवार को छोड़ने की योजना बना रहा हूं। यह सुनकर मैंने उससे चिंता न करने को कहा। मैंने वादा किया कि मैं परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं यानहुओ परिवार को सिचुआन क्षेत्र का नंबर 1 मार्शल परिवार बना दूंगा। इस तरह मैं उस दुखी व्यक्ति यानी मूल स्वामी के प्रति न्याय कर सकूंगा। और इस समय बुजुर्गों के कमरे में परिवार के 2 बचे हुए बुजुर्ग एक विषय पर चर्चा कर रहे थे। अब केवल 10 दिन बाद मेरा और किंग दाओफू का मुकाबला है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस मुकाबले में किंग दाओफू बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा और उसके बाद उसके पास एक वैध बहाना होगा यानहो परिवार की संपत्ति छीनने के लिए यहां आने का। जहां तक मेरी बात है, हालांकि मैं अब काफी समझदार हो गया हूं, लेकिन वे भी परिवार के भाग्य को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसलिए शायद उन्हें अस्थायी रूप से परिवार से दूर जाना होगा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि बचे हुए 2 लोग भी इस आपदा का शिकार हों। समय इसी तरह बीतता गया। हर दिन कड़ी मेहनत से तलवार चलाने के बाद मैंने कुछ मांसपेशियां बना ली हैं। अब मैं लगभग 110 जिन की भारी तलवार को एक हाथ से चला सकता हूं। बस कमी यह है कि डुगु 9 तलवारों के रूप अभी भी थोड़े कच्चे हैं। तभी अचानक मेरी नजर पड़ी 2 आकृतियों पर जो धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। मैंने दोनों बच्चों से कहा कि यहां खतरा है, पहले कहीं और जाकर खेलो। मेरी बहन हुआ सुयान की आवाज में इस समय थोड़ी चिंता थी। उन्होंने कुछ दिनों से मुझे कड़ी मेहनत करते देखा था, इसलिए अब वह बहुत दोषी महसूस कर रही थी, क्योंकि शायद उन्हीं की कही हुई कड़वी बातों की वजह से मैं इतनी जान लगा रहा हूं। वह उस समय बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसके शब्द थोड़े गलत निकल गए थे। मैंने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उनसे कहा कि वे ज्यादा चिंता न करें, चूंकि मैं उनका बड़ा भाई हूं और साथ ही यानहुओ परिवार का नया प्रमुख भी हूं। ये सब मुझे सहन करना ही होगा। पता नहीं क्यों मेरा मन अनायास ही इन दोनों बच्चों के प्रति प्रेम से भर जाता है। शायद इसलिए क्योंकि वे मुझे लियनहुआ के छोटे भाई बहनों की याद दिलाते हैं। इसके अलावा पिछले जन्म में अपने गुरु के साथ अभ्यास के दिन भी याद आए। और इसी समय मुझे अचानक एहसास हुआ कि शायद मैंने कुछ अनदेखा कर दिया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। दुगु जिउजिया का अभ्यास करने के लिए गतिशील व्यायाम की आवश्यकता होती है, यह सही है। लेकिन मैं गतिशील व्यायाम की इतनी महत्वपूर्ण श्वसन तकनीक को कैसे भूल सकता था? कोई आश्चर्य नहीं कि स्पष्ट रूप से मैंने बहुत पहले ही समझ लिया था दुगु जिउजियान के पूर्ण रहस्य को। फिर भी मैं कम समय में इस तलवारबाजी में पूरी तरह महारत हासिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गतिशील श्वसन तकनीक को दुगु जिउजियान की नींव कहा जा सकता है। यह सोचते ही मैंने फिर से अपना मन शांत किया और फिर तलवार चलाते समय अपनी सांसों को जितना संभव हो सके लंबा खींचा। साथ ही अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक था। फिर तलवार को वापस लाते समय सामान्य रूप से सांस लेने पर ध्यान देना था। याद रहे कि लय को धीमा और संक्षिप्त रखना है, क्योंकि बाद में शरीर में एकत्रित आंतरिक ऊर्जा को एक ही पल में पूरी तरह मुक्त करना होता है। ऐसा लगता है कि इस शरीर में असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा है। पहली बार में ही मैंने गतिशील श्वसन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसके पीछे का रहस्य शरीर को हिलाकर आंतरिक शक्ति संचित करना है। ध्यान के माध्यम से सांसों को नियंत्रित करने वाली अन्य किगोंग तकनीकों की तुलना में गतिशील व्यायाम को कहीं अधिक कठिन माना जाता है, जिससे एक योद्धा की ऊर्जा नाड़ियों का दीर्घकालिक विकास हो सके। इसीलिए इसे निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन दुगु जिउजियान के लिए यह एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह योद्धा को तलवार चलाते समय अपनी शारीरिक शक्ति को काफी हद तक बनाए रखने में मदद करता है। तलवार की चालों के मार्गदर्शन से सांस धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। इसके बाद शरीर धीरे धीरे अपनी लय में आने लगेगा। इस तरह दुगु जिउजियान का दर्जनों बार अभ्यास करने के बाद मुझे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि जो डैंशिन बिखरी हुई अवस्था में था,
वह धीरे धीरे फिर से संगठित होने लगा है। वहीं दूसरी ओर परिवार की रसोई में परिवार के बड़े बुजुर्ग झाओ हुआनफेंग ने भोजन तैयार कर रहे मासू को ढूंढ लिया। मासू के मुंह से उन्हें पता चला कि इस समय मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं। शुरुआत में बात बात पर बेहोश हो जाने से लेकर अब तक पूरे दिन अभ्यास करने के बाद भी थकान का नामोनिशान नहीं रहता। इसलिए मासू ने अनुमान लगाया कि शायद पहले वुडांग संप्रदाय से प्राप्त अमर ऊर्जा उपचार का असर हुआ है। झाओ हुआनफेंग के चेहरे पर असहमति के भाव थे। एक योद्धा होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह समझते थे, भले ही वुडांग के महान संत जीवित होते तो भी बरसों से बिखरे हुए डैंटियन को फिर से संगठित करना उनके लिए असंभव होता। समय बीतते ही अगला दिन आ गया। मेरा निजी अभ्यास क्षेत्र अब मेरी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए मैं परिवार के मुख्य अभ्यास क्षेत्र में आया, इसे कुछ समय के लिए अकेले इस्तेमाल करने की तैयारी में। इसलिए कुछ योद्धा जो आमतौर पर मुख्य घर में प्रशिक्षण लेते थे, उन्हें दूसरे अभ्यास क्षेत्र में जाना पड़ा। हालांकि इससे उनमें से कुछ लोगों में असंतोष पैदा हो गया। एक मरणासन बीमार व्यक्ति अभी भी क्या बकवास कर रहा है? तलवार को बस कुछ बार घुमा लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। मैंने उनकी ओर देखते हुए एक हल्की मुस्कान बिखेरी। तुम्हारी आंखों में काफी चुनौतीपूर्ण भाव दिख रहे हैं। इसी तनाव के बीच परिवार की मुख्य तलवार टीम के कप्तान टाई बुरेन ने सही समय पर आकर हस्तक्षेप किया। चूंकि बड़े कुंवर ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने को कहा है, तो परिवार के योद्धा होने के नाते यह आवश्यक है कि आदेश का पालन करते हुए अभ्यास क्षेत्र छोड़ दिया जाए। और जैसे ही वे मेरे पास से गुजरे, मुझे अचानक कुछ ऐसी बातें सुनाई दी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी निगाहें बेहद ठंडी होकर पीछे की ओर मुड़ी। अगर कोई असंतोष है तो उसे सामने आकर कहो, मन ही मन में बड़बड़ाना नीच लोगों का काम है। यह कहते हुए मैंने मासू को इशारा किया कि जल्दी से मेरी बड़ी तलवार ले आओ। चूंकि यहाँ उपस्थित सभी योद्धा अपनी जान हथेली पर रखकर जीने वाले हैं, तो समस्या का समाधान स्वाभाविक रूप से केवल लड़कर ही किया जा सकता है। टाई बुरेन ने धीरे से अपने सामने की तलवार को हटाया। भले ही ऐसा हो, लेकिन दुनिया चाहे कितनी भी अराजक क्यों न हो, कोई भी योद्धा परिवार के भविष्य के मुखिया पर तलवार नहीं उठाता। मैंने उसकी दी हुई रियायत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आगे कहना जारी रखा, दुनिया में एक यह भी सिद्धांत है कि काटने वाला कुत्ता कभी भौंकता नहीं, और जो भौंकते हैं वे सब कायर होते हैं। जब सामने आकर सामना करने की हिम्मत नहीं है, तो शुरू से ही बेकार में मत भौंको। भविष्य में अपनी दुम दबाकर एक आवारा कुत्ते की तरह जियो। यह कहकर मैंने अपने हाथ की लंबी तलवार सीधे जमीन में गाड़ दी। अगले ही क्षण टाई बुरेन की तलवार म्यान से बाहर निकली और उसकी ठंडी चमक सीधे मेरे चेहरे की ओर आई। मैं ऊपर उछला और तलवार की परछाइयों के बीच से निहत्थे निकलने लगा। टाई बुरेन ने हार नहीं मानी और फिर से लंबी तलवार से हवा में सीधे वार किया। परिणाम यह हुआ कि मैं उसके करीब जाकर भिड़ गया। लंबी तलवार का फायदा वह बिल्कुल नहीं उठा पा रहा था। इससे उसकी तलवारबाजी की चालें और भी बेचैन होने लगी। तभी टाई बुरेन ने अचानक अपनी तलवार वापस खींच ली और पीछे हटा। क्या तुम जैसा व्यक्ति केवल इधर उधर छिपने वाला कीड़ा ही रहेगा? बेहतर होगा कि तलवार उठाओ और मेरे साथ सम्मानपूर्वक मुकाबला करो। यह सुनकर मैंने सीधे जमीन से लंबी तलवार उठा ली। टाई बुरेन ने यह देखकर अपनी तलवार घुमाई और तलवार के वार के साथ फिर से सीधा हमला किया। मैंने तलवार उठाकर बचाव किया। दोनों तलवारें टकराईं और चिंगारियां उठीं। इस समय मैं जिस तकनीक का प्रयोग कर रहा था वह थी दुगु जियू जियान की दूसरी शैली, हथियारों को तोड़ने वाली शैली। अगले ही क्षण टाई बुरेन के चेहरे पर गहरा अविश्वास था। मैंने अभी किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था कि एक ही पल में उसकी आंतरिक शक्ति भी डगमगा गई। इस क्षण मैंने अचानक तलवार छोड़ दी और तुरंत आगे बढ़ गया। दाहिने मुक्के में पूरे शरीर की शक्ति समेटकर जोर से टाई बुरेन के चेहरे पर दे मारा। मैं स्वाभाविक रूप से समझता हूं कि ये सभी लोग परिवार के प्रति बेहद वफादार हैं, लेकिन अब हुआ वुजिन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। इसलिए मुझे परिवार के सामने भविष्य के मुखिया के रूप में अपना दबदबा कायम करने की जरूरत है। और इस समय मेरे द्वारा जानबूझकर बनाया गया यह दृश्य वास्तव में लोगों की पुरानी सोच को बदलने में सफल रहा, क्योंकि अब वे मेरी आंखों में दृढ़ संकल्प से भरी तीक्ष्ण निगाहें देख सकते थे।
यह केवल एक निपुण योद्धा में ही हो सकता है, जो स्वाभाविक रूप से एक अद्वितीय आभा प्रकट करता है। टाई बुरेन भी स्पष्ट रूप से मेरे बदलाव को महसूस कर सकता था। उसने और कुछ नहीं कहा, चेहरे पर ईमानदारी के भाव थे, और मेरी ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर अपने साथियों को लेकर परिवार के किसी अन्य अभ्यास क्षेत्र की ओर चला गया। समय बीतते ही किंग दाओफू के साथ मुकाबले से एक दिन पहले का समय आ गया। परिवार के बड़े बुजुर्ग परिवार के मंदिर में पूर्व मुखिया को श्रद्धांजलि देने आए। हालांकि यह कहना बहुत दुखद है, लेकिन यह कहना ही पड़ेगा कि उन्हें यानहो परिवार में आए 30 साल से अधिक समय हो गया है। अब तक कोई भी पूर्व मुखिया की जगह उनके मन में नहीं ले पाया है। उस समय के अग्नि सम्राट ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से पूरे मार्शल आर्ट जगत को थर्रा दिया था। यहां तक कि उस घमंडी तांग परिवार को भी अग्नि सम्राट की उस महान वीरता को स्वीकार करना पड़ा था। इसी कारण उन्होंने शपथ ली थी कि वे निश्चित रूप से यानहो परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे। लेकिन अब उन्हें अपने मन के विरुद्ध एक निर्णय लेना पड़ रहा है, जो कि मेरे मुकाबला हारने से पहले छोटे भाई बहनों को लेकर मुख्य घर से निकल जाना है, ताकि यानहो परिवार के वंश को जीवित रखा जा सके। क्योंकि किंगशांग व्यापारिक समूह इस बार पूरी गंभीरता से कदम उठाने की योजना बना रहा है। उन्होंने पहले ही कोंगटोंग संप्रदाय के विशेषज्ञों को काम पर रखा है, जो मुकाबले में गवाह के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह सब कुछ पूरी तरह से खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। उन दुष्ट लोगों ने शुरू से ही यानहो परिवार को पूरी तरह तबाह करने का मन बना लिया था। इसलिए योजना यह है कि पहले बुजुर्ग झाओ हुआनफेंग युवा स्वामियों को लेकर उपनगरों की ओर निकल जाएं। मुख्य प्रबंधक फिलहाल मुख्य घर में ही रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, अग्नि सम्राट की संतान सड़क पर बेमौत नहीं मरनी चाहिए। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे इस बारे में थोड़ी निराशा महसूस हुई। बुजुर्गों को वाकई चिंता करने की बहुत आदत है। दरअसल मैंने सोचा था कि उस किंग दाओफू को चुटकियों में निपटा दूंगा और फिर उन्हें एक सरप्राइज दूंगा। दृश्य अब शहर के प्रतियोगिता हॉल में बदल जाता है। इस समय अंतिम परिणाम पर दांव लगाए जा रहे थे। कुछ योद्धा जो दोनों पक्षों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, वे व्यापारिक समूह की तुलना में यानहो परिवार पर दांव लगाना ज्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे हॉल में आते देखा, उन्हें बहुत पछतावा होने लगा, क्योंकि उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले कुंवर हुआ इस समय आराम से एक कैंडी टंगुलू चबाते हुए आएंगे, और उनका पूरा अंदाज एकदम लापरवाह था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वे मुकाबले के लिए आए हों। तभी एक बेहद पाखंडी आवाज थोड़ी दूर से सुनाई दी। किंगहो व्यापारिक समूह के मुखिया धीरे से कह रहे थे, हमारे दोनों परिवारों के खून के रिश्ते को देखते हुए वह किंगहो व्यापारिक समूह की ओर से मुझे अपना फैसला बदलने का एक मौका दे सकते हैं। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। तो क्या पहले चुनौती देने वाला पक्ष किंगहो व्यापारिक समूह नहीं था? जब काबिलियत नहीं थी तो परिवार के उस पक्ष ने ऐसी जल्दबाजी भरा काम करने की हिम्मत कैसे की? मैंने धीरे से कैंडी का आखिरी टुकड़ा निगला। आपका किंगहो व्यापारिक समूह वाकई बहुत अच्छा नाटक करता है। मैं तो बस इस बात पर अड़ा हूं कि यानहो परिवार की गुप्त तकनीकें आपके किंगहो व्यापारिक समूह द्वारा छीनी न जाएं। इसलिए इस समय हमें इस तरह आमने सामने होना पड़ रहा है। क्या मैंने जो कहा उसमें कोई समस्या है? यह बात सुनते ही वहां मौजूद 3-4 योद्धाओं के मन में तुरंत असंतोष पैदा हो गया। मार्शल आर्ट जगत के साथी होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से समझते थे कि गुप्त तकनीकें प्रतिद्वंद्वी के पास जाना क्या होता है। एक कुलीन परिवार के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद सभी लोग व्यवस्थित रूप से मार्शल आर्ट हॉल में दाखिल हुए। इस प्रतियोगिता के गवाह किंगहो व्यापारिक समूह द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित कोंगतोंग संप्रदाय के मास्टर हान येगांग हैं। किंग दाओफू की आंखों में मेरे लिए तिरस्कार भरा था। ऐसा लगता है कि उनके व्यापारिक समूह द्वारा भेजी गई चीजें मुझे मिल गई हैं। इस समय मैंने जो कपड़े पहने हैं वे यानहो परिवार के पूर्व मुखिया यान दी की मार्शल आर्ट की पोशाक है। यह महान मार्शल आर्ट प्रतिभा हुआ वुजिन की वापसी की याद में विशेष रूप से किसी के हाथ भेजी गई थी। इस पर मैं बस मुस्कुरा दिया। उस हिसाब से तो मुझे वाकई आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
लेकिन इस प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद बाकी बची संपत्ति भी आपको ही सौंपनी होगी। इस समय हर कोई पहले से ही गहरे सदमे में था, क्योंकि जहां तक उन्हें पता था यानुओ परिवार तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार नहीं था, और हुआ गोंगजी के हाथ में जो यह विशाल तलवार है उसका वजन लगभग 200 जिन 100 किलो के आसपास होगा। मुख्य प्रबंधक भी इस समय काफी असमंजस में लग रहे थे। उन्होंने मुड़कर मासू से पूछा कि क्या सुबह के समय मुझ में कुछ असामान्य बात थी। मासू ने बताया कि सुबह जब उसने मुझे भागने का सुझाव दिया था तो मैं वाकई काफी क्रोधित हो गया था, लेकिन उस समय उसने यह बात सिर्फ एक मजाक के लहजे में कही थी, क्योंकि वास्तव में उसके मन में मेरे जीतने को लेकर अटूट विश्वास था। फिर भी मुख्य प्रबंधक को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। उनकी नजर में मासू के इस तरह के अवास्तविक विचार शायद मेरे साथ बहुत अधिक रहने के कारण पागलपन के संक्रमण का परिणाम थे। इधर किंग दाओफू की लंबी तलवार एक हरे सांप की जीभ की तरह हवा को चीरती हुई सीधे मेरे गले की ओर झपटी। यह देखकर मैं तुरंत घूमा और तलवार उठाकर बचाव किया। इस दृश्य ने सीधे तौर पर सभी को पूरी तरह से हक्का-बक्का कर दिया। मेरी यह तलवारबाजी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, और क्या कहा नहीं जाता था कि हुआ गोंगजी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसी वजह से इतने सालों तक उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया में फिर से कदम नहीं रखा था। किंग दाओफू के पास हिचकिचाने का समय नहीं था। उन्होंने अपनी कलाई घुमाई, लंबी तलवार फिर से मेरी कमर की ओर तेजी से चली। अगले ही पल मैंने अपने पंजों से जमीन को छुआ और आधा कदम पीछे हट गया। तलवार की धार से बचते हुए मैंने अपनी तलवार की नोक से उनकी तलवार पर हल्का सा प्रहार किया। किंग दाओफू घबराकर बचाव के लिए वापस मुड़े, लेकिन मेरी आंखों में उनके हर प्रहार का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। चाहे वह क्षैतिज प्रहार के समय कमर और पेट के मुड़ने की गति हो, या सीधे प्रहार के समय हाथ की शक्ति का कोण हो, सब खामियों से भरे थे। लेकिन इस समय के इस शरीर के साथ इन खामियों को भेदना अभी भी बहुत मुश्किल था। मोटे तौर पर देखा जाए तो मेरा वर्तमान स्तर और किंग दाओफू का स्तर लगभग एक समान ही था, लेकिन यह दुगु जूजियान 9 एकाकी तलवारें तकनीक का उपयोग किए बिना था। स्टैंड पर मौजूद मासू का मुझ पर पूरा भरोसा था, क्योंकि पिछले कुछ समय से वह लगातार चोरी छिपे मेरे अकेले अभ्यास करने के तरीके को देख रहा था। हो सकता है कि आगे मैं और भी अधिक आश्चर्यजनक और शक्तिशाली चालें चलूं। हालांकि किंग दाओफू अपनी इस उम्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाने के लायक थे, लेकिन आखिरकार वह अभी भी एक नौसिखिया ही थे, और इस समय उनके द्वारा किए जा रहे मार्शल आर्ट के दांवपेचों को देखकर इसकी पूरी संभावना थी कि वह कोंगतोंग संप्रदाय के एक साधारण शिष्य थे। फिर मैंने ज्यादा न सोचते हुए तुरंत अपना हाथ उठाया और दुगु ज्यूजियान की पहली चाल, प्रारंभिक मुद्रा, का प्रयोग किया। इससे मैं बड़ी आसानी से उनकी तलवार की परछाइयों के बीच से निकलने लगा। मेरा शरीर कभी बचाव करता तो कभी हल्का प्रहार। मुख्य प्रबंधक को अब जाकर कुछ समझ में आने लगा था। फिलहाल ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरी लय के अनुसार चल रहा हो, लेकिन वास्तव में किंग दाओफू अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित कर रहे थे। इसका मतलब था कि यह प्रतियोगिता जल्द ही समाप्त होने वाली थी। इसके विपरीत मैं अब भी पूरी तरह शांत और स्थिर था। अचानक मैंने अपनी चाल बदलकर इसे दुगु ज्यूजियान की दूसरी चाल, शस्त्र भेदन मुद्रा, में बदल दिया। एक जोरदार प्रहार की आवाज के बाद किंग दाओफू की पूरे शरीर में भरी हुई आंतरिक शक्ति क्षण भर में मेरे द्वारा पूरी तरह बिखेर दी गई। इसके बाद मैंने अपनी शक्ति नहीं रोकी। हाथ की लंबी तलवार को तेजी से आगे बढ़ाया और सटीकता से विरोधी की तलवार के कमजोर हिस्से पर प्रहार किया। एक कड़कड़ाती आवाज सुनाई दी। उनकी वह दिखने में तेज तलवार बीच से टूट गई। साथ ही उसके साथ जो कटा वह था उनका दाहिना हाथ, जिससे उन्होंने तलवार पकड़ी थी। इससे किंग दाओफू का चेहरा आश्चर्य से भर गया, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाते, मैंने तलवार छोड़ दी और उनके करीब पहुंच गया। मैंने तुरंत एक जोरदार लात मारी और सीधे उन्हें रिंग के बाहर गिरा दिया। फिर मैं नीचे झुका और उनका अभी अभी कटा हुआ दाहिना हाथ उठा लिया। आज के मुकाबले का परिणाम क्या है, मुझे विश्वास है कि सभी के मन में इसका उत्तर मिल गया होगा। और इस कटे हुए हाथ को 17 साल
पुरानी उस दुश्मनी की कीमत समझे। मैंने किंग दाओफू को इतनी आसानी से इसलिए जाने दिया क्योंकि आज के इस कटे हुए हाथ के घाव ने उनके तलवार पकड़ने की नींव को ही नष्ट कर दिया है। चाहे भविष्य में इस हाथ को वापस जोड़ भी दिया जाए तो भी यह फिर कभी तलवार का वजन सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए उनका तलवारबाजी का रास्ता इसी पल हमेशा के लिए खत्म हो गया। ठीक इसी समय प्रतियोगिता के गवाह हान येगांग तेजी से झपटे और तुरंत नीचे गिरे किंग दाओफू के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी उंगलियां उनकी गर्दन की धमनी पर रखकर उनकी स्थिति की जांच की। पाया कि इस समय किंग दाओफू की न केवल कटे हुए हाथ की नसें पूरी तरह टूट चुकी हैं, बल्कि उनका डांटियन ऊर्जा केंद्र भी नष्ट हो गया है। फिर उन्होंने मुड़कर मुझसे सवाल किया कि क्या इतना अधिक करने की जरूरत थी। इस पर मैंने बस उपेक्षा से आवाज निकाली, तो क्या हुआ? याद रहे कि यह आपके किंग हो व्यापारिक समूह द्वारा ही प्रस्तावित मुकाबला था। हान येगांग अभी भी अड़े रहे। इस मुकाबले के दोनों पक्षों की शक्ति में स्पष्ट रूप से बड़ा अंतर था। मैं स्पष्ट रूप से खुद को नियंत्रित कर सकता था और इतना घातक प्रहार टाल सकता था। इससे मेरी आंखों में अचानक गंभीरता आ गई। मैंने पहले ही कह दिया है कि इसे 17 साल पुरानी दुश्मनी का अंत माना जाए। क्या एक निहत्थे 5 साल के बच्चे के सिर पर 7 इंजरी पंच मारना, ऐसी बात करने की कोई जरूरत थी? और मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष न दें। यह तो बस यानहुओ परिवार का किंग हो व्यापारिक समूह से प्रतिशोध का पहला कदम है। इतना कहकर मैंने अपनी विशाल तलवार कंधे पर रखी और धीरे धीरे अखाड़े से बाहर निकल गया। मुख्य प्रबंधक की आंखों में मेरे लिए उम्मीद भरी थी। पता नहीं कब से मेरी पीठ का आकार यानदी की तरह ही विशाल दिखने लगा था, लेकिन तभी उनका शरीर अचानक कांप उठा, क्योंकि इस समय मेरी आंखों में बिना किसी छिपाव के हत्या की भावना उमड़ रही थी। मेरी ठंडी आवाज धीरे से सुनाई दी, मुख्य प्रबंधक, इस परिवार की संपत्ति का प्रबंधन मैं पूरी तरह आपको सौंप सकता हूं। एल्डर झाओ और वे योद्धा जो इस परिवार को छोड़कर जाना चाहते हैं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन जो कोई भी मेरे 2 छोटे भाई बहनों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करेगा, उसे पहले अपनी जान का सौदा करना होगा। मुख्य प्रबंधक को यह निर्देश देने के बाद मैं मुड़कर दूसरी दिशा में चल दिया। किंगहो व्यापारिक समूह के मामले को फिलहाल के लिए टाला जा सकता है, तो अब बस फांगहू गैंग के उन पहाड़ों जैसे कर्जों का हिसाब बाकी है। दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाके के एक महल में एल्डर झाओ को मुख्य प्रबंधक की ओर से asuraskins.com के माध्यम से एक संदेश मिला। कुलीन परिवार के रक्त की रक्षा की योजना उजागर हो गई है। कृपया तुरंत दोनों युवा स्वामियों के साथ मुख्य परिवार में लौट आएं। दृश्य बदला और मेरी परछाई दिखाई दी। मैं फांगहू गैंग के ठिकाने पर पहुंच गया था। उपगैंग लीडर मा चोंगफू ने जैसे ही मुझे देखा, तुरंत मीठी बातें करने लगे। हुआ गोंगजी वाकई में बहुत कुशल निकले। आपने उस दुष्ट किंगहो व्यापारिक समूह के दूसरे युवा स्वामी को सबके सामने अपंग बना दिया। मैंने सीधे तौर पर उनकी बात काट दी। फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज मैं यहाँ कर्ज वसूलने आया हूँ। माँ चोंगफू स्वाभाविक रूप से समझ गए कि मेरा मतलब क्या था, क्योंकि उन्होंने आज की प्रतियोगिता के परिणाम पर एक सट्टा बाजार लगाया था। इसलिए इस समय उन्होंने इससे बहुत सारा पैसा कमाया था। माँ चोंगफू ने ज्यादा देर करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत फांगहू गैंग के लीडर चाई युनजी को बाहर बुलाया। मैंने कुछ भ्रम के साथ पूछा कि सिर्फ एक बार मिलने के लिए इतना बड़ा तामझाम करने की क्या जरूरत थी। यह कहते हुए मेरी नजरें धीरे से मुड़कर उनके पीछे खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वह व्यक्ति दुष्ट संप्रदाय गठबंधन से है, जो शौशा संप्रदाय का डोंगशा हेनियाओ है। इसलिए मैंने जानबूझकर उसे उकसाने वाली बात कही और फिर जैसे ही वह उठकर मेरी ओर झपटा, मैंने अपना हाथ उठाया और हल्का सा घुमाया। एक चीरा साफ तौर पर उसकी हथेली पर उभर आया। डोंगशा हेनियाओ के चेहरे पर धीरे से एक दुष्ट मुस्कान आई। मुझे लगा था कि मैं बस एक मूर्ख लड़का हूं जो अपनी हद नहीं जानता। उम्मीद नहीं थी कि मुझमें कुछ तो काबिलियत है कि मैं सिर्फ चॉपस्टिक से ही उसकी हथेली में छेद कर सकता हूं। मैंने उसे सीधे बीच में ही रोक दिया। चाहे कुछ भी हो, यह वह जगह नहीं है जहां तुम अपनी बात रख सको।
यह कहते ही मेरी आकृति एक पल में ओझल हो गई। कुछ ही क्षणों में देखा गया कि डोंग शाहेई नियाओ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा है और वह दर्द से अपनी दाहिनी आंख को ढक रहा था। मैंने सीधे अपना पैर उसके चेहरे पर रख दिया। अब से तुम्हारी सारी संपत्ति हुआ वुजन की निजी संपत्ति होगी। यदि तुम निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति आज्ञाकारी रूप से नहीं सौंपते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि भविष्य में तुम केवल अपनी आंखों के सॉकेट से ही सांस ले पाओगे। लगभग उसी समय साई युंजी भी कांपते हुए जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। यह देखकर मैंने उसे जल्दी से उठने के लिए कहा और इन सब के बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस क्षण मैंने फांगहो गिरोह में कदम रखा था उसकी निजी संपत्ति पहले से ही मेरी हो चुकी थी। उन्होंने आम जनता से जो लूटा था, दुकानों से 7,000 चांदी के सिक्के की आय और वह सब जो वह लंबे समय से कमजोर मार्शल आर्ट परिवारों के साथ चाले चलकर प्राणों के कर्ज के रूप में बकाया रखे हुए था, अब इन सब का हिसाब तुम्हारी पूरी संपत्ति से चुकता किया जाएगा। साई युंजी ने यह सुना तो जल्दी से माथा टेक कर अपनी गलती मान ली। वह अब अपनी पूरी संपत्ति को कर्ज चुकाने के लिए देने को पूरी तरह तैयार था, लेकिन अगले ही पल उसके माथे पर अचानक एक खून से लथपथ घाव बन गया। मेरी आवाज उस समय अत्यंत ठंडी लग रही थी। तुम सच में बहुत नासमझ हो। मेरी चीजें मुझे देने वाले तुम कौन होते हो? मां चोंगफू वास्तव में बहुत समझदार था। उसने आगे बढ़कर मेरे लिए विवरण दिया। पूर्व गिरोह प्रमुख साई युंजी की अब तक की व्यक्तिगत संपत्ति कुल मिलाकर लगभग 4,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं और फांगहो गिरोह के सभी व्यवसायों का अनुमानित मूल्य भी लगभग 10,000 मुद्राओं के आसपास है। इसके अलावा इस महीने जो शाओशा संप्रदाय को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जानी थी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाना शुरू किया। तुम्हारे द्वारा पहले हमारे पारिवारिक व्यवसाय को छीनने और इस दौरान हमारे द्वारा झेले गए मानसिक क्षति के खर्च को जोड़कर तुम्हारा फांगहो गिरोह हमारे यानहो परिवार का लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का ऋणी है। मां चोंगफू वास्तव में स्थिति को संभालना जानता था। उसने तुरंत कहा कि वह फांगहो गिरोह के सभी व्यवसायों के हस्तांतरण दस्तावेज मुझे सौंप देगा। देखते ही देखते 2:30 पहर का समय बीत गया। मुख्य प्रबंधक ने अपने सामने बक्सों के अंबार को देखा जो ऊपर तक भरे हुए थे और उसके चेहरे पर अविश्वास था। मैंने पहले कहा था कि मैं फांगहो गिरोह से कर्ज वसूलने जा रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वहां की हर चीज उठा लाए हो? मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। प्रत्येक बक्से में लगभग 400 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मुख्य प्रबंधक ने आगे और सोचने की हिम्मत नहीं की। क्या मुझे नहीं पता कि फांगहो गिरोह के पीछे वास्तव में दुष्ट संप्रदायों के गठबंधन का समर्थन है? मैंने सिर हिलाया और कहा कि उसे शाओशा संप्रदाय कहा जाता है। यह सुनकर मुख्य प्रबंधक और भी घबरा गया। हाँ, उसका नाम शाओशा संप्रदाय ही है और यहाँ के मामलों को संभालने वाला डोंग शाहेई न्याओ और चिजियान संप्रदाय का झू श्योकांग धर्म भाई है। इससे मुझे थोड़ी उलझन हुई। तो फिर क्या हुआ? मैंने पहले ही चॉपस्टिक से उस आदमी की आंखें फोड़ दी हैं। तुम्हारे या एल्डर झाओ के लिए वे शायद कठिन प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन कृपया भविष्य में कभी भी अपने मानकों से मुझे मत मापना। इस तरह के कष्टप्रद लोगों को बस सीधे मार देना चाहिए और रसोई में जाकर यह निर्देश दो कि मेरे भोजन में थोड़ा और गोमांस शामिल करें। बेहतर होगा कि वह खाने में अपेक्षाकृत कोमल और स्वादिष्ट हो। मुख्य प्रबंधक का शरीर पूरी तरह से सुन्न हो गया था। चाहे जो भी हो, डोंग शाहेई न्याओ सिचुआन क्षेत्र में एक कुख्यात और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन मैंने उस शक्तिशाली व्यक्ति को एक कष्टप्रद प्राणी मात्र कहा था। तो क्या मैं वास्तव में अभी भी वही युवा मास्टर हुआ हूं जिसे वह जानता था? उसी समय दूसरी ओर किंगहो व्यापारिक समूह की मुखिया किंग लियान एक साजिश रच रही थी। प्रक्रिया चाहे जो भी हो, बस एक बच्चे को जीवित बचाकर वापस लाना है। बाकी सभी की बलि देकर व्यापारिक समूह के दूसरे युवा मास्टर के मार्शल आर्ट्स के अंत का शोक मनाया जाएगा। मामलों को निपटाने के बाद मैं मुख्य घर के अध्ययन कक्ष में परिवार के इतिहास को समझने गया। पता चला कि कभी यानहुओ परिवार का एक अत्यंत गौरवशाली युग हुआ करता था। मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग उस व्यक्ति के दीवाने थे
जिसे यान सम्राट के नाम से जाना जाता था। उस समय हर दिन अनगिनत योद्धा परिवार के अभ्यास क्षेत्र में उमड़ पड़ते थे। यहाँ तक कि सिचुआन का प्रसिद्ध तांग परिवार भी यान सम्राट के चरित्र और शक्ति की प्रशंसा करते नहीं थकता था। केवल एक पीढ़ी के भीतर यानहुओ परिवार पूरी तरह से एक ऐसा परिवार बन गया जिसे कोई भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। इसके बाद प्रतिष्ठित योद्धा भी यानहुओ परिवार के योद्धाओं को उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। जब भी परिवार का कोई योद्धा सड़क पर निकलता तो सभी नागरिक उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करते थे। फिर यह सब यान सम्राट की मृत्यु के बाद रुक गया। जैसे ही अगले परिवार प्रमुख के उत्तराधिकार का समारोह हुआ, नए प्रमुख हुआ वुजिन की साधारणता और अक्षमता दुनिया के सामने जाहिर हो गई। वह कभी गौरवशाली और सबका प्रिय रहने वाला यानहुओ परिवार तब से दिन ब दिन पतन की ओर बढ़ने लगा। यहां तक कि वे योद्धा जिन्होंने जीवन भर वफादारी की शपथ ली थी, वे भी एक एक करके छोड़कर चले गए। कभी दुनिया पर राज करने वाला यान सम्राट धर्मी लोगों की नजरों में एक उदार स्वभाव वाला शूरवीर था और दुश्मनों की नजरों में वह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। और इसी समय मुख्य घर को अचानक एक आपातकालीन संदेश मिला। किंग व्यापारिक समूह ने मुख्य घर लौटने के रास्ते में पहले से ही घात लगाकर हमला किया है। हालांकि एल्डर झाओ और योद्धा डटकर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण शायद वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो ठीक उसी समय हमलावर की लंबी तलवार सीधे मेरे छोटे भाई के चेहरे की ओर बढ़ रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, रुको, और सीधे उस व्यक्ति की हरकत को रोक दिया। काले कपड़े पहने कुछ लोगों ने यह देखकर तुरंत निर्णय लिया, अगर ऐसा है तो छोटी बच्ची को जीवित रहने दो, बाकी चाहे वयस्क पुरुष हो या बच्चे, सबको एक एक करके खत्म कर दो। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अभी के इस दृश्य ने मुझे पिछले जन्म की याद दिला दी, जब मैंने लियान हुआ और उसके भाई बहनों को निर्दोष रूप से मरते हुए देखा था। इसलिए इस क्षण मेरी आंखों में पहले से ही मारने का जुनून भरा हुआ था। मूल रूप से आसान बचाव वाली मेरी हरकतें अचानक हिंसक हो गईं। लंबी तलवार हवा को चीरती हुई तेज आवाज के साथ सीधे सामने से आने वाले हत्यारे पर वार किया। एक फटने की आवाज सुनाई दी और देखा गया कि वह हत्यारा चीख तक नहीं पाया और वह तलवार के वार से सिर से लेकर कमर तक पल भर में 2 टुकड़ों में कट गया। इसके बाद मैंने सीधे सामने से हमला करने आ रहे कुछ सायों का सामना किया। तुरंत कलाई को घुमाते हुए दुगु जिउजियान की 5वीं शैली हत्या का समूह का प्रयोग किया। यह तलवारबाजी की सबसे साफ सुथरी कटाई वाली शैली थी, लेकिन इस समय इसमें खून की प्यास और हिंसा थी। जहां से तलवार की रोशनी गुजरी वहां एक साथ हमला कर रहे 3 हत्यारे प्रतिक्रिया तक नहीं कर पाए और बीच से कट गए। तीनों लगभग एक साथ जमीन पर गिरे और वे चिल्लाने की आवाज तक नहीं निकाल सके। मात्र एक पल के भीतर दुश्मन की ओर से केवल एक कटा हुआ हाथ वाला व्यक्ति जीवित बचा। यह देखकर मैं पहले मुड़ा और अपने छोटे भाई बहनों के सामने गया, क्योंकि मैं थोड़ा चिंतित था कि वे इस कारण मुझसे दूर न हो जाएं। आखिर यह दृश्य बच्चों के लिए बहुत क्रूर था, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मुझे अपने भाई बहनों से एक जैसा उत्तर मिलेगा। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वे अत्यंत प्रसिद्ध यानहुओ परिवार के वंशज हैं और वे महान यान सम्राट की संतान हैं। इसलिए इतना साहस तो उनमें होना ही चाहिए था। मैंने हाथ बढ़ाकर उनके सिर थपथपाए और आज के उनके व्यवहार की सराहना की कि वे वाकई बहुत महान हैं। फिर मैंने एल्डर झाओ से घायल योद्धाओं और बच्चों को लेकर मुख्य घर लौटने को कहा। इसके बाद मैं धीरे धीरे उस बचे हुए व्यक्ति की ओर बढ़ा। सिर्फ एक हाथ ही तो कटा है, तुम कब तक इस तरह कराते रहोगे? अगर मेरा अंदाजा सही है तो किंगहो व्यापारिक समूह ने ही तुम लोगों को भेजा है। तो जब तक तुम ईमानदारी से मेरे सवालों के जवाब दोगे, शायद मैं तुम्हें जीवित छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। उस व्यक्ति से पुष्टि मिलने के बाद मैंने वास्तव में उसे जीवित जाने दिया, क्योंकि मुझे चाहिए था कि वह मेरे लिए कुछ संदेश पहुंचाए कि मैंने आज कैसे उसके इन बेकार साथियों को खत्म किया है और भविष्य में मैं और क्या करने वाला हूं।